हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल BSD मैथ। और आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं 10th क्लास का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रतिरोधों का संयोजन। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रतिरोधों को संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अगर हमारे मान लें कि हमारे पास 1-1 ओम के 2 प्रतिरोध हैं और हमको 2 ओम का एक नया प्रतिरोध चाहिए, तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। नंबर 1, हम मार्केट जाकर 2 ओम का प्रतिरोध खरीद कर ला सकते हैं। उसमें हमारा क्या है कि पैसा थोड़ा बहुत खर्च होगा। और नंबर 2 है कि हमने थोड़ी बहुत अगर साइंस पढ़ी है तो हम साइंस के हिसाब से उन प्रतिरोधों को समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में संयोजित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मतलब दिए गए प्रतिरोधों के हिसाब से उनको श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में संयोजित करके इच्छित प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें प्रतिरोधों के संयोजन की आवश्यकता पड़ी। तो हम सबसे पहले लिखते हैं प्रतिरोधों के संयोजन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। ठीक है, जब तक हम ये बात लिखते हैं तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। तो हमने लिखा प्रतिरोधों का संयोजन, यानी इसमें हमको क्या लिखना है, दिए गए प्रतिरोधों के से इच्छित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। यानी जो भी हमारे पास उपलब्ध प्रतिरोध हैं उनसे हम अपनी इच्छा के अनुसार जो भी प्रतिरोध प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हमें क्या करना होता है, प्रतिरोधों का संयोजन करना होता है। और यह जो संयोजन है निम्न 2 प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से हो सकता है? 2 प्रकार से। नंबर 1 हमारा है श्रेणी क्रम संयोजन और नंबर 2 है समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले आज हम आपको पढ़ाएंगे श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। ठीक है, तो आज हम पहले पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। देखो, श्रेणी क्रम संयोजन सबसे पहले होता क्या है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये R1 प्रतिरोध है और ये R2 और ये R3 है, तो हम इसको ध्यान से देखेंगे, इसका पहला सिरा है और ये इसका दूसरा सिरा है, और ये दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा है और ये दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा है। ऐसे इसमें देखेंगे ये तीसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा है और ये तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे कि ये पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के तीसरे सिरे से जुड़ा है। तो हमें यहाँ से एक परिभाषा मिल गई जिससे हम बोल सकते हैं ये क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन है। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा द्वितीय प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा द्वितीय प्रतिरोध का दूसरा सिरा तृतीय प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस क्रम को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो हम इसकी थोड़ी सी परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग देखेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था वैसे हमने आपको परिभाषा लिख दी है। देखो, परिभाषा में हमने क्या लिखा है, यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करें किया जाए कि प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यानी यहाँ पर देखें प्रथम प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है द्वितीय प्रतिरोध के पहले सिरे से, यानी ये द्वितीय प्रतिरोध है इसका पहले सिरे से तथा द्वितीय प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, ये दूसरा प्रतिरोध है इसके द्वितीय सिरे से तथा तृतीय प्रतिरोध का पहला सिरा पहले सिरे से जुड़ा हो तथा आगे भी यही क्रम रहे, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। दोबारा से देखें इसको, यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा द्वितीय प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा द्वितीय प्रतिरोध का दूसरा सिरा तृतीय प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तथा आगे भी यही क्रम रहे, तो इस क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो यहाँ पर R1, R2 व R3
तीन प्रतिरोध जो हैं हमारे श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो विद्युत धारा है उसको हम पानी की तरह मान लेंगे कि ये पानी की तरह एक व्यवहार कर रही है। ठीक है, तथा ये जो विभवांतर है V1 V2 V3 इसको हम मान लेंगे कि ये पानी का जो है प्रेशर है। अगर मान लें कि यहाँ पर हमारे तीन पाइप हैं, जैसे ये R1 R2 R3 जो तीन प्रतिरोध हैं, वैसे ही हम मान लें कि तीन पाइप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तीन पाइप हमने बना दिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा 10 लीटर मान ले रहे हैं कि विद्युत धारा जो है वो 10 लीटर पानी है। क्या है? 10 लीटर पानी है। तो इस पाइप से भी हमारा 10 लीटर पानी जाएगा और अगले पाइप से भी हमारा 10 लीटर पानी जाएगा और उससे अगला जो पाइप है उससे भी हमारा 10 लीटर पानी ही जाएगा। और हमने 10 लीटर पानी किसको माना है? विद्युत धारा को माना है। तो यानी जो ये विद्युत धारा है यहाँ से भी अगर आई जा रही है तो इस वाले प्रतिरोध से भी आई विद्युत धारा जाएगी और इस वाले प्रतिरोध से भी आई विद्युत धारा जाएगी और इस वाले प्रतिरोध से भी आई विद्युत धारा जाएगी। अगर हम वोल्टेज को प्रेशर मान लेते हैं कि इसका जो प्रेशर है वो वोल्टेज है, तो यहाँ पर देखेंगे ये पाइप जो है चौड़ा है, तो यहाँ पर जो प्रतिरोध इसका प्रेशर होगा वो थोड़ा कम होगा, यहाँ पर जाएंगे तो थोड़ा और ज़्यादा होगा और यहाँ पर जाएंगे तो और ज़्यादा होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बदल रहा है? हमारा विभवांतर हर एक प्रतिरोध के लिए चेंज हो रहा है। या फिर हम आपको वो बताएं कि इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर हमारे बिंदु जो हैं चेंज हो रहे हैं, यानी बिंदु जो हैं बदल रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा विभवांतर बदलेगा, धारा नहीं बदलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक बिंदु है, यहाँ से दूसरा बिंदु आ गया, तो यहाँ पर हमारा क्या बदलेगा? विभवांतर बदलेगा, लेकिन धारा हमारी नहीं बदलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओम के नियम के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पर ओम के नियम से लिखेंगे थोड़ी सी थ्योरी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया है कि R1 R2 व R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तथा जिनमें I धारा बह रही है तथा इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 व V3 है। तब ओम के नियम से हम सबसे पहले निकालेंगे प्रथम प्रतिरोध के लिए, यानी प्रथम प्रतिरोध हम मान ले रहे R1 है। ठीक है, तो R1 में देखेंगे कि विभवांतर कितना है? V1 है और इसमें धारा जो होगी वो I ही बहेगी, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा I बह रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ चेंज हो रही होगी, यानी जो चीज़ बदल रही होगी उसके बराबर हम निकालेंगे। जैसे यहाँ पर विभवांतर बदल रहा है, V1 है, V2 है, V3 है, लेकिन धारा नहीं बदल रही, तो हम यहाँ पर V बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रथम V बराबर IR। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले प्रतिरोध की बात करें तो पहले प्रतिरोध में जो विभवांतर है वो हमारा V1 है और प्रतिरोध हमारा R1 है, और हम इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हम निकाल लेंगे द्वितीय प्रतिरोध के लिए। तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे द्वितीय प्रतिरोध के लिए, द्वितीय प्रतिरोध के लिए। द्वितीय प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा? हमारा जो विभवांतर है वो हमारा होगा V2। क्या हो जाएगा? V2, और I हमारी हमेशा दोनों में या तीनों में एक ही रहेगी, और प्रतिरोध जो होगा हमारा 2 नंबर का हो जाएगा R2। ठीक है, इसे बोल देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे तृतीय प्रतिरोध के लिए, तृतीय प्रतिरोध के लिए। तृतीय प्रतिरोध के लिए हमारा हो जाएगा, तृतीय प्रतिरोध में विभवांतर जो हमारा V3 है बराबर I हमारा सब में कॉमन है, और R जो प्रतिरोध होगा वो R3, इसे बोल देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम इसका एक तुल्य परपथ बनाना चाहें, तुल्य परपथ का मतलब समझते हो? जैसे कि अगर कहीं पर हमारे 8 व्यक्ति काम कर रहे होते हैं तो उसकी जगह पर एक व्यक्ति उसका काम कर दे, तो हम कहेंगे कि जो 8 व्यक्ति हैं वो इस एक के तुल्य हैं। तो इसी प्रकार से ये जो परपथ हमारा, इसमें 3 प्रतिरोध लगे हैं, उसमें हम एक प्रतिरोध लगाएंगे जो कि इन तीनों के तुल्य होगा, उसको हम बोलेंगे तुल्य परपथ। ये हमारा क्या है? केवल ओनली परिपथ है। क्या है? परिपथ। ये हमारा है परिपथ।
अब हम बना रहे हैं तुल्य परपथ। ठीक है, तुल्य परपथ में क्या होगा कि एक प्रतिरोध लगा होगा, ये हमारा एक प्रतिरोध लग गया, और यहाँ पर हम लगा ले रहे हैं ये बैटरी, और एक यहाँ पर कुंजी, और यहाँ पर एक लगा देंगे वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, और यहाँ पर जो धारा बह रही होगी इसमें क्या बह रही होगी, आई बह रही होगी। तब हम देखेंगे तुल्य परपथ से, ये हमारा क्या है, तुल्य परपथ, तुल्य परिपथ, तुल्य परपथ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे तुल्य परपथ से। तुल्य परिपथ से, तुल्य परिपथ में देखेंगे यहाँ से जो वोल्टेज जा रही है वो कितनी जा रही है, बी, और धारा कितनी बह रही है इसमें, आई, और इसका जो प्रतिरोध है वो हमारा कितना है, आर। तो बी बराबर हो गया आई आर, ये से बोल देंगे समीकरण नंबर 4। अब हम जाएंगे परिपथ में। परिपथ में क्या है, देखो यहाँ से जो बी वोल्टेज जा रही है वो इस B1, B2 और B3 के योग के बराबर होगी। जैसे हम मान लें कि हमारे पास 30 रुपए हैं और हमने 3 लोगों को दे दिए हैं, तो हम जब उन 3 लोगों के रुपयों का योग करेंगे या 3 लोगों से रुपए लेंगे तो वो कितने होंगे, 30 ही तो होंगे। तो यहाँ पर ये B1 और B2 और B3 अगर हम इनको जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होंगे, B के बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिपथ से, क्या लिखेंगे, परिपथ से, परिपथ से, परिपथ से क्या हो जाएगा, B बराबर जो होगा वो होगा B1 के प्लस B2 प्लस B3 के, यानी इन तीनों के योग के बराबर होगा हमारा B, यानी जो बैटरी से वोल्टेज मिल रही होगी वो इन तीनों के योग के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम समीकरण 1, 2, 3 और 4 का मान लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी मिटाने की जरूरत होगी, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इसे मिटाते हैं। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, यानी समीकरण 1, 2, 3, 4 के जो मान होंगे हम वो इस वाली समीकरण में रख देंगे, यानी B बराबर कितना है, आई आर। तो हम B की जगह पर क्या लिखेंगे, आई आर, और यहाँ पर आया B1, B1 की जगह पर कितना, आई आर 1, तो यहाँ पर लिख देंगे आई आर 1, फिर प्लस का चिन्ह, प्लस का लगा लिया। B2 की जगह पर कितना, आई आर 2, तो यहाँ पर लगा देंगे आई आर 2, और प्लस का चिन्ह आ गया यहाँ पर, प्लस का लगा लेंगे। फिर B3 की जगह पर लगाना है हमको आई आर 3, तो यहाँ पर लगा लेंगे आई आर 3। अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे आई आई आई, यानी आई जो है इन तीनों में क्या है, कॉमन है, तो हम यहाँ से आई कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर इधर लिख ले रहे हैं आई आर बराबर, इधर से आई हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचेगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इतना बचा हमारा। इस आई से इस आई को कैंसिल कर देंगे, यानी इस आई से इस ये आई कट जाएगी। फिर यहाँ पर हमारा बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा जो है तुल्य प्रतिरोध का सूत्र निकल कर आ गया। ठीक है, अगर 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो उनका जो तुल्य परपथ होगा, प्रतिरोध होगा, वो होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज अगर हमारी वीडियो आपके लिए पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों के पास शेयर करें, ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें।